मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा इरा। व्हीलचेयर पर बैठी इरा के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे सितारों की झिलमिलाहट उतर आई थी। गोरा, मासूम चेहरा, हल्के गुलाबी होंठ और उस पर बिखरी बालों की लंटें। इरा सचमुच किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। आज वो बहुत खुश थी। इस वक्त वो अपने बचपन के प्यार के साथ अपनी यह बड़ी खुशी बांटने उसके कमरे की ओर जा रही थी। वो अपनी व्हीलचेयर को ऑटोमेटिक बटन से चलाते हुए दूसरे फ्लोर की ओर बढ़ी, वहीं जहां प्रतीक का रूम था। रास्ते में दीवारों पर टंगी उनकी बचपन की तस्वीरें आज जैसे जिंदा हो उठी थीं। एक तस्वीर में प्रतीक मुस्कुराते हुए इरा के गले में फूलों की माला डाल रहा था। स्कूल का वो एनुअल डे याद करके उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पर ये हंसी ज्यादा देर टिक न सकी। वो अंदर जाती, उससे पहले अचानक से उसकी नज़र कमरे के अंदर गई, जिसका दरवाजा गलती से हल्का खुला रह गया था। कमरे के अंदर उसका बचपन का प्यार, प्रतीक, मानसी के साथ एक ही बेड और एक ही ब्लैंकेट में था। मानसी इरा की स्कूलमेट और बेस्ट फ्रेंड थी। तभी इरा के कानों में मानसी और प्रतीक की बातें पड़ने लगीं, जो उसी के बारे में बात कर रहे थे। मानसी की हंसी और फिक्र इरा को जहां कुछ नकली सी लग रही थी, वहीं प्रतीक की बातें बेहद ठंडी और अपमानजनक थीं। उन्होंने उसके लिए यानी इरा के लिए जो कुछ कहा, उसे सुनकर इरा का दिल भीतर से टूट गया। कमरे के अंदर मानसी ने कहा, प्रतीक, अगर इरा को पता चल गया कि उसकी पीठ पीछे हम एक हो चुके हैं और उसे धोखा दे रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? मानसी की बात सुनकर प्रतीक ने बिना किसी डर के जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे कैसे पता चलेगा? तुम हमारे इन खास पलों में उस लड़की का नाम लेकर मेरा मूड खराब क्यों कर रही हो? वैसे भी उस अपाहिज को क्या ही पता चलेगा? उसे तो खड़े होने के लिए भी दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उसे कभी भनक भी नहीं लगेगी कि हम दोनों उसकी पीठ पीछे एक हो चुके हैं। प्रतीक की बात सुनकर मानसी के होठों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। प्रतीक शहर का द रिचेस्ट एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। इसलिए मानसी कब से सीक्रेटली इरा की बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक करते हुए प्रतीक को उससे छीनने की प्लानिंग कर रही थी। प्रतीक और इरा बचपन के स्वीटहार्ट्स थे और प्रतीक हमेशा से इरा की बहुत परवाह करता था। इसलिए प्रतीक को हासिल करना मानसी के लिए आसान तो नहीं था। पर आज मानसी अपनी घटिया चाल के चलते प्रतीक को पाने में कामयाब हो चुकी थी। आखिर उसने प्रतीक को वो दे दिया था जो इरा से उसे कभी नहीं मिला। आज मानसी एक औरत के रूप में पूरी तरह से अपने आप को प्रतीक को सौंप चुकी थी। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि उनका ये धोखा इस वक्त इरा अपनी आंसू भरी आंखों से देख चुकी थी। उन्हें इस तरह साथ देखकर इरा अपनी व्हीलचेयर को वापस मोड़कर अपने कमरे में लौट आई। वहीं इरा के जाने के बाद प्रतीक और मानसी फिर से एक दूसरे में खोने लगे। इरा प्रतीक के कमरे में ये खुशखबरी देने आई थी कि उसे भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी से वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर इंटरव्यू कॉल आया है और उसे कल सुबह ही मुंबई के लिए निकलना है। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो प्रतीक को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानसी के साथ इस हालत में देखेगी। इस धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, पर अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक खास तरह की ठंडक और दर्द था। उसका सपना वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का था। उसकी मीठी आवाज़ और कड़ी मेहनत की वजह से भारत की नंबर 1 कंपनी गिल एंटरटेनमेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से उसे यह कॉल आया था। यह मौका उसके लिए एक नई शुरुआत थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने मन ही मन ठाना कि अब वह अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। इरा अपने मम्मी पापा रुबीना जी और कुणाल जी की लाडली बेटी थी और वो उनके तथा अपने छोटे भाई सौरभ के साथ इंदौर में रहती थी। उसके मम्मी पापा एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे, जिससे उनके घर के खर्चे आराम से पूरे हो जाते थे। उनका एक सुखी परिवार था, लेकिन इरा की तबीयत की वजह से सबको उसके भविष्य की चिंता बनी रहती थी। इसलिए इरा के पापा ने उसे अपने दोस्त राघव जी के बेटे प्रतीक के साथ इलाज के लिए दिल्ली भेजा था। उन्हें प्रतीक पर पूरा भरोसा था। प्रतीक भी हमेशा कहता था, इरा बेबी, तुम बहुत प्यारी हो।
अगर तुम नहीं होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता। तुमने मेरी जान बचाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रतीक की माँ, राधा जी, को इरा बचपन से ही खटकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके परिवार का इकलौता वारिस एक ऐसी लड़की के लिए अपना जीवन समर्पित करे जो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है। वो ये भूल गई थी कि इरा की यह हालत प्रतीक को बचाने के चक्कर में ही हुई थी, जब उसने अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी के सामने छलांग लगा दी थी। दिल्ली में प्रतीक अपने पापा की कंपनी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज संभालता था। उसने जानबूझकर इरा का रूम अपने कमरे के करीब रखा था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह तुरंत उसकी मदद कर सके। प्रतीक की वो पहले वाली केयर और आज उसकी कही हुई कड़वी बातों को याद करके इरा की आंखें नम हो गईं। वो व्हीलचेयर पर ऑटोमेटिक बटन दबाकर अपने कमरे की बालकनी में आ गई और चांद को देखने लगी। चांद को निहारते हुए प्रतीक के कमरे से आती मानसी और प्रतीक की मदहोशी भरी सिसकियां सुनते सुनते उसे पता ही नहीं चला कि पूरी रात कब बीत गई। लेकिन इस बीती रात में इरा ने यह फैसला कर लिया था कि उसे अब क्या करना है। पर इरा ने बीती रात ही फैसला कर लिया था कि उसे आगे क्या करना है। इरा की आंखों के सामने मानसी की दिखावटी झूठी फिक्र और कानों में प्रतीक की पिछली रात बोली हुई बातें अभी भी गूंज रही थीं। अब आगे, आज एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। इरा एक फीमेल मेड की मदद से सुबह सुबह तैयार होकर अपने डॉक्यूमेंट्स और सिर्फ वही सामान पैक करवा चुकी थी जो वो अपने घर इंदौर से लेकर आई थी। इसके अलावा इरा ने प्रतीक की दी हुई तमाम चीज़ों में से एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही इरा तैयार होकर बाहर आई, उसकी नज़रें प्रतीक की तरफ गईं, जो अभी सिर्फ अपने ट्राउज़र में था। उसने इस वक्त अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहन रखा था। प्रतीक की गर्दन, छाती और कंधे मानसी के नाखूनों की खरोंचों से भरे पड़े थे। प्रतीक के शरीर पर ये अनगिनत निशान देखकर इरा के दिल में एक दर्द भरी टीस सी उठी। प्रतीक की नज़र जैसे ही इरा पर पड़ी, वो हड़बड़ाते हुए अपने कमरे में वापस गया और एक हाईनेक टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। उसने ये सब बहुत जल्दबाजी में किया था। उसे लगा कि इरा ने शायद उसके शरीर के निशानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और ना ही इरा उन मार्क्स को नोटिस कर पाई होगी। इस वक्त इरा प्रतीक के लिए एक बेवकूफ़ और बेबस लड़की से ज्यादा और कुछ नहीं थी। इरा अब तक अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर चुकी थी। प्रतीक इरा के पास आते हुए अपनी झूठी हमदर्दी का दिखावा करते हुए बोला, इरू, क्या बात है? तुम कहीं जा रही हो क्या? और तुमने आज मुझे अपनी ड्रेस चूज करने के लिए बुलाया क्यों नहीं? ये बोलकर वो इरा को अच्छे से देखने लगा। इरा ने आज उसकी नहीं, बल्कि खुद की पसंद की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। प्रतीक हमेशा इरा को प्यार से इरू बुलाता था। इरा ने भी कभी प्रतीक के अलावा किसी और को खुद को इरू बुलाने का हक नहीं दिया था, यहाँ तक कि मानसी को भी नहीं। इरा बचपन से लेकर आज तक सिर्फ प्रतीक की पसंद के हिसाब से तैयार होती थी। इसलिए आज इरा को जीन्स और टॉप में देखकर प्रतीक को इरा कुछ कुछ बदली हुई नजर आ रही थी। भले ही दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, पर प्रतीक ने आज तक इरा को एक छोटी सी किस तक नहीं किया था। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर चुकी थी कि इरा उसके लायक नहीं थी। इसलिए वो बाहर से भले ही इरा को बहुत प्यार दिखाता था, पर उसके दिल में दूर दूर तक कभी इरा के करीब जाने का ख्याल तक नहीं आया। उसे खुद भी पता नहीं चला कि जिस लड़की पर वो बचपन से जान छिड़कता था, आज उसी लड़की के लिए उसके दिमाग में न जाने कहां से इतनी छोटी सोच पनप चुकी थी। इरा इस वक्त भले ही चुप थी, पर वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। इससे पहले कि प्रतीक इरा से कुछ और पूछ पाता, मानसी इरा के सामने ही प्रतीक के कमरे से बाहर आई। वो इस वक्त खुद के शरीर को सिर्फ एक पतली सी बेडशीट से ढके हुए थी, पर इसके बावजूद मानसी की गर्दन और कंधे पर प्रतीक के दिए गए लव बाइट्स के निशान साफ नजर आ रहे थे। मानसी को इरा के सामने इस हालत में खुद के कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर प्रतीक एक पल के लिए ये सोचकर डर गया कि न जाने इरा मानसी को इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। प्रतीक के मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं बचपन में उसकी जान बचाने के बदले इरा ये जिद न करने लग जाए कि वो मानसी से ब्रेकअप करके उससे शादी कर ले। वो सोचता था,
इरा कभी उसको इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगी। पर उसने भी सोच लिया था कि अगर इरा उसको मानसी से ब्रेकअप करने के लिए फोर्स करेगी तो वो भी आज पीछे नहीं हटेगा और इरा को उसकी असली औकात दिखाने के बाद उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। उधर मानसी इरा को देखकर शैतानियत से मुस्कुरा रही थी, पर इरा का दिल अब बेहिसाब दर्द की वजह से धीरे धीरे पत्थर बनने लगा था। वो मानसी को देखने के बाद भी बाहर से पूरी तरह नॉर्मल थी। प्रतीक और मानसी ने अभी बिल्कुल भी इरा के चेहरे के भाव पर ध्यान नहीं दिया, वरना उन दोनों को ही यह महसूस करने में देर नहीं लगती कि अब इरा वो पहली वाली इरा नहीं रही। एक ही रात ने उसकी जिंदगी, उसकी फीलिंग्स, उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल कर रख दिया था। प्रतीक और मानसी दोनों ही जानते थे कि इरा प्रतीक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। फिर भी दोनों ने इरा को धोखा देने से पहले एक बार भी इरा की भावनाओं के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। मानसी इरा के पास आकर इरा को देखने लगी जो अभी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। वो इरा पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बोली, देखो इरा, अब जब तुमने अभी अभी मुझे प्रतीक के कमरे से निकलते हुए देख ही लिया है तो तुम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो कि यह जान ना पाओ कि हम दोनों के बीच कल रात क्या हुआ है। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप यहाँ से और हम दोनों की जिंदगी से निकल जाओ। फिर वो इरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे भी तुम जैसी लड़की कभी किसी को खुश नहीं कर सकती और ना ही कभी तुम जैसी लड़कियों के नसीब में शादी करके किसी का होना लिखा है। तुम जैसी लड़कियां तो जिंदगी भर अकेले रहने के लिए ही बनी हो। तुम ये भूल जाओ कि तुम जैसी लड़की जो खुद के पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी में भी कोई लाइफ पार्टनर आएगा। और एक बात, तुम ये बात अपने दिमाग से तो निकाल ही दो कि प्रतीक जैसा आउटस्टैंडिंग लड़का तुम जैसी लड़की से कभी शादी करेगा। इतना बोलकर मानसी प्रतीक की तरफ देखने लगी जैसे वो प्रतीक के जवाब का इंतजार कर रही हो। प्रतीक ने भी मानसी को निराश न करते हुए बोला, इरू, भले ही तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, पर इसके बदले में खुद को तुम्हें नहीं सौंप सकता। इरू, आई एम सॉरी बट आई कांट मैरी यू। प्रतीक ये सब बातें बहुत रूडनेस के साथ इरा को बोले जा रहा था। इरू, आई एम सॉरी बट आई कांट मैरी यू। प्रतीक ये सब बातें बहुत रूडनेस के साथ इरा को बोले जा रहा था। अब आगे प्रतीक की बात खत्म होने तक इरा शांत रही। जब प्रतीक और मानसी अपनी अपनी बात खत्म करने के बाद इरा के जवाब का इंतजार करने लगे तो इरा की बात सुनकर वे दोनों हैरान रह गए। इरा बहुत देर तक सोच समझने के बाद प्रतीक की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यारी और शांत आवाज में बोली, आई एम सॉरी प्रतीक, शायद मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। मुझे याद रखना चाहिए था कि मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। मैं ही आपकी केयर और हमदर्दी को कुछ और समझ बैठी थी। और रही बात बचपन में आपकी जान बचाने की, तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए कैसे देख सकती थी भला। इसलिए उस वक्त मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और हाँ, आपकी जान बचाने के बदले आपसे मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए। इतना बोलकर इरा बोलते बोलते चुप हो गई। उसके ऐसे बोलते बोलते रुक जाने से मानसी मन ही मन घबरा गई। मानसी ने मन में सोचा, अरे नहीं, ये अपाहिज कहीं प्रतीक की जान बचाने के बदले अपने लिए प्रतीक से प्रॉपर्टी ना मांग ले। मानसी अपनी ही सोच में गुम थी कि इरा की आगे की बात सुनकर उसे एक और बड़ा झटका लगा। उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इरा ऐसा कुछ बोलेगी। इरा प्रतीक से कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि आज से, बल्कि अभी से ही आप ये भूल जाएं कि बचपन में कभी किसी ने आपकी जान बचाई थी। अपने अंदर से यह डर और झिझक मिटा दे कि कोई आपकी जान बचाने के बदले आपसे कुछ कीमती या आपको ही मांग लेगा। ये सब बोलते वक्त इरा की आवाज़ किसी शांत नदी के पानी की तरह बिल्कुल शांत थी। इरा अपनी आवाज़ को वैसे ही शांत रखते हुए प्रतीक से बहुत सीरियसली बोली, मिस्टर प्रतीक मल्होत्रा, आज इरा मेहरा आपसे सारे रिश्ते तोड़ती है। फिर चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का। और प्यार तो शायद हम दोनों के बीच कभी था ही नहीं। जो भी था, वो सब मेरी ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसलिए आज इरा मेहरा आपको हमारी दोस्ती और आपकी जान बचाने के एहसान से आज़ाद करती है। आज के बाद अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं मर भी रही हूँ,
तब भी अगर आप मेरे सामने हों तो मेरे साथ उसी तरह बिहेव करना जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। आज के बाद आपका या आपके परिवार का मुझसे या मुझसे जुड़े किसी भी दर्द से न कोई वास्ता है और न ही हमदर्दी। आप फिक्र मत करिए, मैं आपके पापा मिस्टर मल्होत्रा से भी बात कर चुकी हूँ। वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। और एक आखिरी बात, मैं आज यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। आज तक मेरा ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं चाहकर भी कभी उतार नहीं पाऊंगी। इतना बोलकर इरा चुप हो गई। उधर इरा की इतनी सारी बातें सुनकर प्रतीक चिढ़ गया। उसने इरा की एक एक बात को बहुत अच्छे से सुना था, फिर भी उसे लगा कि इरा उसे ये सब बोलकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने और भी रूड होकर इरा से बोला, ओह जस्ट स्टॉप इट। कितना बोलती हो तुम, मैं तो पक गया हूँ तुम्हारी बातें सुनते सुनते। ये बोलते वक्त प्रतीक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह आज आखिरी बार इरा की आवाज़ सुन रहा है। जहाँ इरा की हर बात प्रतीक को बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं लग रही थी, वहीं मानसी को आज इरा की आवाज़ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा था। वह इरा की बात सुनने के बाद पलटकर उसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह इरा को देखकर उसके असली मकसद का पता लगाना चाहती थी, लेकिन अफसोस आज इरा की आंखों में मानसी को एक अजीब सी खामोशी के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आज इरा की यह खामोशी मानसी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले बस चुप खड़ी रही। प्रतीक ने जब देखा कि इरा अभी भी चुप है, तो वह भड़कते हुए बोला, अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप रूम में जाओ। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर उसने मानसी की तरफ देखकर अपनी आवाज़ को नर्म करते हुए कहा, बेबी तुम जाकर चेंज कर लो। ऑफिस जाते वक्त मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इतना बोलकर उसने इरा के सामने ही मानसी के होठों को चूम लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर इरा ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जिसे प्रतीक अच्छे से नोटिस कर रहा था। इरा को उन दोनों से ऐसे मुंह फेरते हुए देखकर प्रतीक को लगा कि इरा को जरूर जलन हो रही होगी। इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश था कि इरा को आखिरकार यह एहसास हो ही गया कि उस जैसी लड़की किसी के प्यार के काबिल ही नहीं है। जबकि इरा को प्रतीक की उम्मीदों के बिल्कुल उलट उन दोनों को देखकर सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मानसी को किस करने के बाद प्रतीक ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया और मानसी भी बिना कुछ बोले वहां से तैयार होने चली गई। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद इरा ने अपनी मदद करने वाली हेल्पर को आवाज़ लगाई, रीता दी, क्या आप प्लीज़ मेरा सामान बाहर पहुंचा देंगी? बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो दी, इसके बाद आपको परेशान करने के लिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रीता इरा की बात सुनकर बोली, आप ये कैसी बात कर रही हैं इरा मैडम? चलिए मैं आपको और आपके सामान को बाहर पहुंचा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद आपको ये जिल्लत भरी जिंदगी और नहीं जीनी पड़ेगी। रीता की बात सुनकर इरा कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद रीता ने इरा को उसके ट्रैवल बैग के साथ बाहर छोड़ दिया और वापस आकर अपने काम में लग गई। उधर इरा ने बाहर पहुंचकर देखा तो उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त जेनी, जो उसके लिए सगी बहन से भी बढ़कर थी, एक कार के साथ उसका इंतजार कर रही थी। इरा आज सुबह ही जेनी को कॉल करके सब कुछ बता चुकी थी। सब कुछ जानने के बाद जेनी को प्रतीक और मानसी पर बहुत गुस्सा आया था। उसने उन दोनों की जान लेने से खुद को बहुत मुश्किल से रोक कर रखा था। उसका मन कर रहा था कि वो उन दोनों को जान से मार डाले। वो बस इसलिए चुप थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से इरा और परेशान हो। जेनी एक बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पापा का बिजनेस पूरी दुनिया के टॉप 10 में आता था। वह बचपन में ही इरा से दूर विदेश में सेटल हो गई थी और एक दिन पहले ही इरा को सरप्राइज देने इंडिया आई थी। आज सुबह जब इरा ने उसे कॉल करके सब कुछ बताया तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके गुस्से की हर हद पार होती चली गई। वह आज ये सोचकर ही आई थी कि सबसे पहले वह प्रतीक और उस मानसी की बच्ची को जान से मार डालेगी, पर इरा को देखने के बाद उसने अपना यह मिशन कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन करना ही सही समझा। और दूसरी बात,
वह अपनी बोल्ड साइड इरा को दिखाना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी मासूम सी इरा को उसकी लेडी डॉन वाली पर्सनैलिटी की भनक भी लगे। उसने इरा के सामने हमेशा अपनी एक चुलबुली और जिंदादिल लड़की की इमेज बना रखी थी, वरना वह अपनी दुनिया में रूथलेस क्वीन के नाम से जानी जाती थी, जो डार्क वर्ल्ड की क्वीन बनकर उस डार्क वर्ल्ड को ही धीरे धीरे अंदर से खोखला करती जा रही थी। इसी वजह से बड़े बड़े माफियाओं से लेकर बुरे काम करने वाले लोग अपने हर काम में कामयाब होते होते बुरी तरह मात खा जाते थे। पर किसी को भी समझ नहीं आता था कि उनसे गलती हुई तो हुई कहाँ और क्यों वे हर बार अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते बुरी तरह हार जाते हैं। इरा पहुंची गिल एंटरटेनमेंट, पर किसी को भी समझ नहीं आता था कि उनसे गलती हुई तो हुई कहाँ और क्यों वे हर बार अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते बुरी तरह हार जाते हैं। अब आगे, जैसे ही जेनी की नज़र अपनी तरफ व्हीलचेयर पर आती हुई इरा पर पड़ी, वह भागकर उसके पास गई और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर कार की फ्रंट सीट पर अच्छे से बिठा दिया। फिर उसके ट्रॉली बैग को लेकर कार की पीछे वाली सीट पर गुस्से में पटक दिया। ट्रॉली बैग पटकने की आवाज़ से इरा ने अपनी आंखें झट से बंद कर ली और मन ही मन बोली, हे भगवान, लगता है मेरी शेरनी इस वक्त बुरी तरह भड़की हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी शेरनी में इतनी ताकत भी है, जो इसने मुझे इतनी आसानी से गोद में ही उठा लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं व्हीलचेयर से कार की सीट तक कैसे पहुंच गई। इरा यही सब सोच रही थी कि जेनी के कार के अंदर आने से उसकी तंद्रा टूटी। वह अपनी आंखें खोलकर सहमी हुई नज़रों से जेनी को देखने लगी कि कहीं जेनी अब उस पर भी न भड़क जाए। पर जेनी ने इरा को कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते जेनी ने कार स्टार्ट की और सीधे अपने प्राइवेट प्लेन के सामने जाकर रुकी। थोड़ी देर में जेनी का प्राइवेट जेट मुंबई के लिए टेक ऑफ कर चुका था। उधर इरा के जाने से बेखबर प्रतीक ने इरा की गैरमौजूदगी पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए मानसी को उसके घर छोड़ा और अपनी कंपनी पहुंचकर काम में बिजी हो गया। देखते ही देखते वक्त कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ इरा और जेनी मुंबई पहुंच चुकी थीं। इरा जेनी के साथ उसके मुंबई वाले बड़े से मेंशन में किसी मासूम सफ़ेद किटी बिल्ली की तरह सुकून से सो रही थी। चूंकि गिल एंटरटेनमेंट की तरफ से इरा को अपडेट कर दिया गया था कि उसे इंटरव्यू के लिए आज नहीं बल्कि अगले दिन जाना है, इसलिए वह आराम से सो रही थी। उधर जेनी इरा के सोते ही अपनी कुछ भरोसेमंद नौकरानियों को उसका ख्याल रखने का निर्देश देकर अपने डार्क क्वीन वाले आउटफिट में चॉपर से एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए निकल गई। ऐसे ही वक्त बीतते बीतते आधी रात हो गई। दिल्ली में प्रतीक को आज घर आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी। जब वो घर पहुंचा तो इरा को लिविंग रूम में न पाकर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इरा लाख समझाने के बाद भी बिना खाए हर दिन उसके ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करती रहती थी। जब तक प्रतीक अपने हाथों से उसे खाना न खिला दे, वह एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालती थी। आज पूरे विला में सन्नाटा सा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस विला का खुशनुमा माहौल इरा के जाने के साथ ही चला गया था। प्रतीक को इस माहौल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। फिर भी ज़्यादा थका होने की वजह से उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और बिना कुछ खाए ऑफिस के कपड़े चेंज किए बिना ही अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह एक नौकरानी की मदद से इरा सुबह सुबह पिंक कलर की एक प्यारी सी घुटनों तक की फ्रॉक पहनकर तैयार हो चुकी थी। इरा ने उस नौकरानी से पूछा, क्या आपको पता है ये जेनी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई है? जब से मैं जगी हूँ वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। इरा की बात सुनकर नौकरानी बोली, दरअसल जेनी मैम कंपनी की एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने बाहर गई हैं, लेकिन वो आपके लिए एक फीमेल असिस्टेंट अपॉइंट करके गई हैं जो 24/7 आपका ख्याल रखेगी। इरा जानती थी कि जेनी अपने पापा की बिजनेस में मदद करती है, इसलिए उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और सिर्फ ओह कहकर नौकरानी को जवाब दिया। कुछ देर बाद इरा जेनी के कार कलेक्शन में से सबसे कम कीमत वाली कार लेकर अपनी असिस्टेंट के साथ गिल एंटरटेनमेंट के लिए निकल गई। जेनी ने अपनी बेइज्जती के लिए किसी आम असिस्टेंट को अपॉइंट नहीं किया था।
इरा की असिस्टेंट रूबी एक हाईली स्किल्ड फीमेल बॉडीगार्ड थी जिसे जेनी ने एक रोबोट की तरह ट्रेन किया था। ट्रेनिंग के दौरान उसके सारे इमोशंस को खत्म कर दिया गया था ताकि वह अपने मास्टर को बिना किसी सेकंड थॉट के अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। रूबी हर बार जेनी की कड़ी ट्रेनिंग के चलते कठिन से कठिन परिस्थिति में खरी उतरी थी। इसलिए जेनी ने रूबी को इरा की असिस्टेंट के तौर पर चुना था। जेनी रूबी को यह इंस्ट्रक्शन भी दे चुकी थी कि वो अपनी स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करे, वरना उसे एक नॉर्मल असिस्टेंट बनकर ही अपनी नई मास्टर इरा को अनकंडीशनली हर तरह से सर्व करना है। अपनी डार्क वर्ल्ड की क्वीन का इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद रूबी इरा को अपना नया मास्टर मान चुकी थी, जिस वजह से उसकी वफादारी भी इरा के लिए अटूट हो गई थी। थोड़ी देर बाद रूबी इरा के साथ गिल एंटरटेनमेंट पहुंच गई। जैसे ही रूबी इरा को लेकर गिल एंटरटेनमेंट में एंटर हुई, फ्रंट डेस्क पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट इरा को देखकर ही पहचान गई, क्योंकि उसे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से पहले से ही इरा के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि इरा के पहुंचने के बाद उसे रिस्पेक्टफुली इंटरव्यू हॉल तक गाइड किया जाए। अपने दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वह रिसेप्शनिस्ट इरा और रूबी को इंटरव्यू हॉल तक गाइड करके वापस आकर अपने काम में लग गई। गिल एंटरटेनमेंट के साथ इरा साइन आर्टिस्ट। उसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वह रिसेप्शनिस्ट इरा और रूबी को इंटरव्यू हॉल तक गाइड करके वापस आकर अपने काम में लग गई। अब आगे जैसे ही इरा अपनी बॉडीगार्ड और असिस्टेंट रूबी के साथ इंटरव्यू हॉल में पहुंची, सब उसकी तरफ देखने लगे। इनमें इंटरव्यू को होस्ट करने वाले 5 वॉइस स्पेशलिस्ट्स के साथ साथ इंटरव्यू के लिए आए हुए कुछ लड़के और लड़कियां भी शामिल थीं। इरा ने उन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इंटरव्यू को सक्सेसफुली पार करके गिल एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। इरा ने इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले सभी वॉइस स्पेशलिस्ट्स को अपनी इनक्रेडिबल वॉइस मैनेजमेंट स्किल्स से हैरान कर दिया था। उन 5 वॉइस स्पेशलिस्ट्स ने सभी पार्टिसिपेंट्स की तरह इरा को भी एक ही लाइन को कुछ अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से प्रेजेंट करने को कहा था, जो इस इंटरव्यू का सबसे हॉटेस्ट पार्ट था। इरा ने भी उन सभी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर 10 से ज़्यादा सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से सारे इंटरव्यूअर्स के सामने प्रेजेंट किया, जो उसके अलावा कोई और नहीं कर पाया था। इसके साथ साथ इरा की मैजिकल वॉइस हर एक सिचुएशन में जान डाल देती थी, जो एक साधारण सी सिचुएशन को भी दिलचस्प बना देती थी। इरा की स्किल्स को देखकर इंटरव्यूअर्स को ये साफ समझ आ रहा था कि आखिर क्यों इरा को गिल एंटरटेनमेंट की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया था। उन इंटरव्यूअर्स को भी इरा की फिजिकल डिसेबिलिटी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। ये फिल्म अब तक की सबसे बिग बजट फिल्म होने वाली थी, जिसको गिल एंटरटेनमेंट ही स्पॉन्सर कर रहा था। सारे वॉइस स्पेशलिस्ट्स इरा की मैजिकल वॉइस के कारण अपनी आने वाली फिल्म को लेकर निश्चिंत हो चुके थे और यह बात उन सबकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी के पार्टिसिपेंट्स इरा को गिल एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखकर बुरी तरह जेलस हो रहे थे, क्योंकि वे सब अच्छे से समझते थे कि गिल एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब क्या होता है। उन सब को इरा के ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचकर ही हद से ज़्यादा जलन हो रही थी। वे सब अच्छे से जानते थे कि इरा ने जो कॉन्ट्रैक्ट गिल एंटरटेनमेंट के साथ साइन किया है, वो कोई आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब तक की सबसे बिग बजट फिल्म से जुड़ा था। इसमें जुड़ने वाले हर एक शख्स का करियर आगे चलकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने वाला था। ऊपर से गिल एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के काउंटलेस बेनिफिट्स उस फिल्म से भी कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाले थे। उन सब पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से इरा का सिलेक्ट होना खटक रहा था, क्योंकि वह व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी खुद के टैलेंट की वजह से उन सब से ऊपर उठ चुकी थी। इसलिए सारे पार्टिसिपेंट्स इरा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे नीची नज़रों से घूर घूर कर देख रहे थे, और रूबी उन सब को अपनी मास्टर यानी इरा की तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे वह उसी पल उन सबको अपनी आंखों की तपिश से ही मार डालना चाहती हो। पर इन सब बातों से इरा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
वो अच्छे से जानती थी कि उसे लेकर बाहर की दुनिया में ज्यादातर लोगों का नजरिया कुछ ऐसा ही होने वाला था। जब इतने सालों तक एक साथ इतना प्यारा बॉन्ड शेयर करने के बावजूद उसे लेकर प्रतीक की सोच इतनी गिरी हुई थी, तो ऐसे में वह अनजान इंसानों से भला क्या ही उम्मीद करती। कुछ देर बाद सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज खत्म करके जब रूबी इरा को लेकर बाहर आई, तब दोनों ने देखा कि जो कंपनी अब तक पिन ड्रॉप साइलेंट होकर काम कर रही थी, वो पूरी की पूरी कंपनी इस वक्त चहल पहल से भरी हुई थी। सभी एम्प्लॉयज इधर से उधर भाग रहे थे। जहां सारी फीमेल एम्प्लॉयज अपने मेकअप को टच अप कर रही थीं, वहीं सारे मेल एम्प्लॉयज अपने अपने डेस्क पर बिखरी हुई फाइल्स और बाकी की वर्किंग स्टेशनरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर रहे थे। देखते ही देखते सारे एम्प्लॉयज का वर्किंग डेस्क बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था और सभी फीमेल एम्प्लॉयज फुल मेकअप लुक के साथ ऐसी लग रही थीं जैसे वे सब काम करने नहीं बल्कि किसी मॉडल की तरह रैंप वॉक करने आई हों। उसी वक्त इंटरव्यू रूम से इंटरव्यूअर्स बाहर आए। उनमें से एक इंटरव्यूअर ने कंपनी में इतनी चहल पहल देखकर एक एम्प्लॉय को रोकते हुए पूछा, ये सब क्या चल रहा है कंपनी में? इतनी भाग दौड़ किस बात की है? उस इंटरव्यूअर की बात सुनकर वह एम्प्लॉय जल्दबाजी में हकलाते हुए बोला, वो मिस्टर गिल 10 मिनट में सरप्राइज विजिट के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं। इतना बोलकर वह एम्प्लॉय वहाँ से तेजी से चला गया। इंटरव्यू रूम के बाहर मौजूद सारे लोग उस एम्प्लॉय की बात सुन चुके थे। जो लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई थीं, मिस्टर गिल का नाम सुनकर ही उन सब की धड़कनें तेज हो गईं। और बाकी सब उस एम्प्लॉय की बात सुनकर स्टैचू बन गए थे। सारी लड़कियां तो उनके आने की खबर सुनकर ही पगला गई थीं। उन सब ने मिस्टर गिल को अब तक सिर्फ कुछ लिमिटेड एडिशन बिजनेस मैगजीन में ही देखा था, जो आसानी से अवेलेबल भी नहीं होती थी और पब्लिश होने के कुछ मिनट्स में ही सेल आउट हो जाती थीं। इसलिए आज सब के सब मिस्टर गिल जैसी शख्सियत से मिलने का मौका खोना नहीं चाहते थे। फ्रांस का क्राउन प्रिंस इधान गिल। जहां मिस्टर गिल के कंपनी आने की खबर सुनकर गिल एंटरटेनमेंट में सब एक्साइटेड होने के साथ साथ कहीं ना कहीं डरे हुए थे, वहीं गिल एंटरटेनमेंट से कुछ दूर एक बड़े से प्राइवेट एरिया के बीचों बीच एक बहुत अलग और खास तरह का फ्रेंच आर्किटेक्चर से बना पैलेस था। वह पैलेस द नोवेल पैलेस के नाम से जाना जाता था, जिससे स्ट्रॉन्ग नोबिलिटी की बहुत प्योर पॉजिटिव वाइब आ रही थी। उस पैलेस के 3rd फ्लोर पर बने मास्टर बेडरूम में फ्रांस का 25 साल का क्राउन प्रिंस इधान गिल तैयार हो रहा था। इधान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इंडियन नहीं है, जबकि उसके पापा इंडिया से ही बिलोंग करते थे और उसकी मॉम फ्रांस के शाही परिवार की इकलौती वारिस यानी क्राउन क्वीन थीं। इधान का बचपन फ्रांस में ही बीता था, पर पिछले 2 साल से इंडिया में रहने के दौरान उसका बॉडी एक्सेंट काफ़ी हद तक इंडियन हो चुका था। वो 2 साल से अपने पापा वर्धन गिल के साथ द नोवेल पैलेस में रहता आ रहा था और उसकी मॉम फ्रांस में रहती थीं। इधान के पापा वर्धन गिल अपनी प्यारी पत्नी बेवा बैरन से मिलने फ्रांस जाया करते थे, और जब वो पैलेस में नहीं होते तब इधान का बेस्ट फ्रेंड और उसका बचपन का क्राइम पार्टनर जैक उसके साथ रहता था। अपने दोस्त के साथ रहने के लिए अपना खुद का बिजनेस होने के बावजूद भी वह इधान का पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसकी कंपनी में काम करता था। इधान गिल देखने में बहुत ही अलग था। उसकी मैनली सुपर हैंडसम बॉडी को डिफाइन करना बिल्कुल नामुमकिन था। उसका हर एक फेस फीचर, परफेक्ट फोरहेड, शार्प जॉलाइन और मोस्ट स्पेशल पर्पल आई कलर, स्ट्रेट नोज, हल्के गुलाबी होंठ, डार्क ब्लैक स्मूथ हेयर और फेयर स्किन टोन के साथ साथ सिर से लेकर पांव तक वो बहुत अलग था। उसका बॉडी शेप हद से ज़्यादा परफेक्ट था। ब्रॉड चेस्ट, स्लिम वेस्ट, अट्रैक्टिव आर्म्स और चेस्ट मसल्स के साथ इधान की दोनों मैनली हथेलियां और लंबे लंबे पैर, सब कुछ बहुत ज़्यादा सेक्सी था। उसका चेहरा सचमुच बहुत तेजस्वी था। उसका पर्पल आई कलर उसके चेहरे की हैंडसमनेस को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करता था। इधान की पर्सनैलिटी से हमेशा एक स्ट्रॉन्ग किंगली ऑरा महसूस होता था। वो अपने कमरे में तैयार हो ही रहा था कि उसे अपने पीए और क्राइम पार्टनर जैक की आवाज़ सुनाई दी, जो जोर जोर से उसे बुलाते हुए उसी के कमरे की तरफ आ रहा था। जब तक जैक इधान के कमरे के बाहर पहुंचा, इधान तैयार होकर अपने मास्टर बेडरूम से बाहर आ गया। इधान को तैयार देखकर जैक बोला, क्या बात है,
आज तो मिस्टर गिल लड़कियों को हार्ट अटैक देने के मूड में लग रहे हैं। मुझे तो अभी से ही कंपनी में मौजूद लड़कियों की फिक्र हो रही है। अगर वो सब तेरी हॉटनेस को हैंडल ना कर पाईं, तो बेचारी भरी जवानी में ही स्वर्ग सिधार जाएंगी। इतना बोलकर वह ईधान को एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ देखने लगा, जिससे ईधान चिढ़ गया और बोला, चुप कर तू, समझा? तुझे अच्छे से पता है, मुझे उन सारी लड़कियों से सख्त नफरत है जो अपनी फेक ब्यूटी का दिखावा करने के साथ साथ इविल हॉटेड होती हैं। मुझे तो बस अपनी क्यूट मार्शमेलो की तलाश है। इस वक्त ईधान के पापा पैलेस में नहीं थे। वो कुछ मीटिंग्स अटेंड करने एक होटल में गए थे। ईधान और जैक बात करते करते पैलेस के बाहर पहुंच गए, जहां एक ब्लैक चॉपर टेक ऑफ के लिए तैयार था। दोनों चॉपर में बैठकर गिल एंटरटेनमेंट के लिए निकल गए। चॉपर में बैठने के बाद जैक ईधान से बोला, मुझे आज तक समझ नहीं आया, तू अपनी इमेजिनरी सोलमेट को हमेशा क्यूट मार्शमेलो क्यों बुलाता है? पहले अपने प्यार को ढूंढ तो ले, उसके बाद अपनी सोलमेट को प्यारे प्यारे क्यूट निकनेम्स देते रहना। और वैसे भी तू आज तक ना किसी लड़की के करीब गया और ना किसी लड़की से दोस्ती की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुझे तेरा प्यार और मुझे एक क्यूट सी भाभी कैसे मिलेगी? जैक की बात सुनकर ईधान बोला, मुझे मेरी मार्शमेलो को ढूंढने के लिए ना किसी के करीब जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी लड़की से दोस्ती करने की। आई थिंक जब मेरी मार्शमेलो मेरे आसपास होगी तब मैं ज़रूर उसे महसूस कर लूँगा। अब तू ज़्यादा बात मत कर, चुपचाप बैठ जा, समझा? नहीं तो मैं तुझे इस चॉपर से नीचे फेंक दूंगा। ईधान की धमकी सुनकर जैक अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह बैठ गया। ईधान अपने पीए जैक के अलावा कंपनी में किसी और के साथ बात नहीं करता था जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। पीए होने के साथ साथ दोस्त होने की वजह से जितना वह जैक के साथ मस्ती मजाक करता था, आउटसाइडर्स के लिए वो उससे कहीं ज्यादा स्टोन हॉटेड था। आउटसाइडर्स के लिए वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी था। वो कब क्या बोलेगा, क्या करेगा, किस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा, इस बारे में पहले से कोई सोच भी नहीं सकता था। आउटसाइडर्स के लिए जितना डरावना उसका अपीयरेंस था, उतना ही खतरनाक उसका गुस्सा था। वो अनजान लोगों से बात करना तो दूर, उन्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। जो भी उसकी मर्जी के बिना उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता, वो अगले ही पल सांस लेने के लिए जिंदा नहीं बचता। उधर गिल एंटरटेनमेंट में सब मिस्टर ईधान गिल का इंतजार कर रहे थे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस वक्त ना ही कोई कंपनी से बाहर जा सकता था और ना ही कोई अंदर आ सकता था। जब जब ईधान कंपनी आता तब कुछ मिनट्स के लिए ये रूल लागू किया जाता था। ईधान के प्राइवेट चेंबर में पहुंचने के बाद सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता था। उसके बाद लोग पहले की तरह कंपनी में आना जाना कर सकते थे। ईधान गिल एंटरटेनमेंट में जब जब ईधान कंपनी आता तब कुछ मिनट्स के लिए ये रूल लागू किया जाता था और ईधान के प्राइवेट चेंबर में पहुंचने के बाद सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता था। उसके बाद पहले जैसे ही लोग कंपनी में आना जाना कर सकते थे। अब आगे कुछ मिनटों में ईधान का चॉपर गिल एंटरटेनमेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के रूफटॉप हेलीपैड पर लैंड हुआ। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने आकर चॉपर के दोनों साइड डोर ओपन किए, ईधान अपने ग्रे और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के 3-पीस सूट, पैरों में चमचमाते लेदर ब्लैक शूज, रिस्ट पर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव रेयर डायमंड्स से बनी रिस्ट वॉच, आंखों में डार्क ब्लैक शेड सनग्लासेस जो उसके पर्पल आई कलर को छुपा रहे थे और जेल से स्टाइल किए गए ब्लैक हेयर के साथ अपनी कातिलाना हैंडसमनेस लिए चॉपर से नीचे उतरा। तब तक दूसरी साइड से जैक भी उतरकर ईधान के पास आ गया। वो भी देखने में काफी हॉट था और उसकी चुलबुली पर्सनैलिटी की वजह से लड़कियां उसके आसपास गुड़ के पास मक्खियों की तरह घूमती रहती थीं। जहां ईधान की हैंडसमनेस काफी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस वाइब देती थी, वहीं जैक काफी क्यूट टाइप का था। उसकी मुस्कान काफी प्यारी थी, पर अगर ईधान की बात की जाए तो कोई नहीं बता सकता था कि ईधान जब मुस्कुराता होगा तब वो कैसा दिखता होगा। सबको यही लगता था कि ईधान के जैसे पत्थर दिल आदमी इस दुनिया में और कोई नहीं है। आज तक किसी ने भी ईधान को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था।
उधर कंपनी में मौजूद लोगों को गिल एंटरटेनमेंट से बाहर जाने से रोक दिया गया था। ईधान के अपना सरप्राइज विजिट पूरा करके अपने चेंबर में जाने के बाद ही लोगों को कंपनी से बाहर जाने की परमिशन मिलने वाली थी। उन सब लोगों में एरा और उसकी फीमेल असिस्टेंट रूबी भी शामिल थीं। इसलिए उन दोनों को ना चाहते हुए भी कंपनी के रूल्स के मुताबिक वहीं रुकना पड़ा। इस वक्त एरा नी लेंथ पिंक फ्रॉक में पूरी बाबी डॉल की तरह लग रही थी, साथ ही उसकी हेयर स्टाइल बहुत प्यारी तरह से बनाई गई थी, जिस वजह से 21 साल की एरा इस वक्त 14-15 साल की बच्ची की तरह दिख रही थी। अपनी इसी क्यूटनेस की वजह से अनजाने में ही एरा सारे मेल एम्प्लॉयज का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ जैक ईधान के साथ चलते चलते बोला, तो कहाँ जाना है बॉस? हमेशा की तरह अपने चेंबर में ना। जैक की बात सुनकर ईधान बोला, सीधे ग्राउंड फ्लोर पर चलो। उसकी बात सुनकर जैक हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज ईधान अचानक अपना सरप्राइज विजिट ग्राउंड फ्लोर से शुरू करेगा, जबकि वो हमेशा सारे फ्लोर विजिट करने के बाद लास्ट में वहां जाता था। जैक को हैरान परेशान छोड़कर ईधान ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट में एंटर हो गया। उसके पीछे पीछे जैक अपना सिर खुजाते हुए लिफ्ट में आया। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। ईधान जैक को लिफ्ट में देखकर बोला, क्या उस फिल्म वाले प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की वजह से पूरा फिल्म प्रोडक्शन रुका हुआ है, जबकि उस फिल्म की शूटिंग कब की खत्म हो गई है। मैं इस प्रोजेक्ट में और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जैक बोला, मैंने पता किया है, जिस वजह से फिल्म रुकी थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और आज थोड़ी देर पहले ही मैनेजमेंट की तरफ से मुझे न्यूज़ मिली है कि मिस एरा मेहरा हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं। इस फिल्म की हीरोइन की वजह से हमारी स्पॉन्सर्ड फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई। अगर इस फिल्म में हीरोइन की आवाज़ इतनी खराब नहीं होती तो हमें एरा मेहरा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कहा जाता है कि एरा मेहरा की आवाज़ बहुत अच्छी है और हर सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी आवाज़ बदल सकती हैं। अब तक एरा मेहरा 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग आवाज़ों में परफॉर्म करके अपना रिकॉर्ड बना चुकी हैं। उनकी वॉइस मैनेजमेंट स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो हर तरह की आवाज़ को एक अलग ही लेवल तक पहुंचाकर किसी भी स्थिति को कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव और लाइवली बना सकती हैं। चाहे वो आवाज़ मेल हो या फीमेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि दुनिया में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं जिसे एरा मेहरा कॉपी नहीं कर सकती। उनके टैलेंट को देखकर मुझे तो लगता है कि वो आपकी आवाज़ को भी कॉपी कर सकती हैं। ईधान जैसे जैसे एरा के बारे में सुनता जा रहा था, वैसे वैसे एरा उसे दिलचस्प लगती जा रही थी। एक बार ही सही, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं एरा को देखना चाहता था। दोनों बात करते करते ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। जैसे ही लिफ्ट का डोर डिंग की आवाज़ के साथ ओपन हुआ, सारी लड़कियों के दिल की धड़कन रुक गई। सबकी नज़र इस वक्त लिफ्ट के दरवाजे पर ही टिकी थी। सब बेसब्री से द ईधान गिल का इंतज़ार कर रहे थे। सबके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए ईधान जैसे ही जैक और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आया, सब उसको देखते ही रह गए। ईधान इतना ज़्यादा डैशिंग लग रहा था कि सभी फीमेल एम्प्लॉयज उसे देखकर अपनी सुध बुध खोने की कगार पर थीं। वहीं इन सब से अलग एरा उन सब की भीड़ से दूर अकेली एक तरफ अपनी व्हीलचेयर पर शांति से बैठी थी। उसे प्यास लग रही थी, पर वो ये बात कैसे बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। अब तक वो रूबी से भी घुल मिल नहीं पाई थी, इसलिए वो रूबी को ये बोलने में झिझक रही थी कि उसे प्यास लगी है। पर रूबी ने ये नोटिस कर लिया। वो एरा से बोली, क्या बात है मैम, आप अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? उसकी बात सुनकर एरा हिचकिचाते हुए बोली, वो कुछ नहीं, मुझे बस प्यास लगी है। रूबी ने जब सुना कि एरा को प्यास लगी है तो वो एरा से बोली, मैम मैं अभी आपके लिए पानी मंगवाती हूँ। इतना बोलकर वो चारों तरफ किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जिससे वो पानी मंगवा सके, लेकिन ईधान के वहाँ मौजूद होने की वजह से कोई भी एरा और रूबी के आसपास मौजूद नहीं था जिससे रूबी एरा के लिए पानी मंगवा सके। उसने कुछ सोचा और एरा से कहा, मैम ये जगह बहुत सेफ है, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
ईरा उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दी। उसके बाद रूबी ईरा को सेफली वहीं बिठाकर उसके लिए पानी लेने चली गई। अरे नहीं, अब मुझे कौन बचाएगा, मैं तो गई। आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ईरा ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद रूबी ईरा को सेफली वहीं बिठाकर उसके लिए पानी लेने चली गई। अब आगे, रूबी के जाने के बाद ईरा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि एक बहुत ही हैंडसम लड़का, जिसकी हैंडसमनेस दुनिया से परे थी, अपने कुछ बॉडीगार्ड्स की प्रोटेक्शन लाइन के अंदर एक क्यूट लड़के के थ्रू सीनियर एग्जीक्यूटिव से कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था। साथ ही उसके हाथ में कुछ फाइल्स भी थीं, जिनको वो बिना किसी भाव के घूरे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल भी अपने एम्प्लॉयज के काम से संतुष्ट न हो। धीरे धीरे उस फाइल को देखकर उसकी आंखें लाल होने लगीं। ईधान एक झटके में अपना सनग्लास निकालकर उस फाइल को रेडी करने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव से बेहद गुस्से भरी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, ये क्या है मिस्टर बख्शी? इस प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा 500 करोड़ इन्वेस्ट क्यों किया गया है और किस बेसिस पर? मिस्टर बख्शी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे लेटर्स में हिडन तरीके से लिखे होने के बावजूद भी ईधान का ध्यान उस लाइन पर कुछ सेकंड्स में ही चला जाएगा, जिस लाइन में बहुत बारीक तरह से ये लिखा हुआ था कि कंपनी के फंड से एक्स्ट्रा 500 करोड़ उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया गया है। मिस्टर बख्शी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मिस्टर बख्शी की गर्लफ्रेंड ने उसे ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ा लालच दिया था। पर ईधान को तो ये बात उसी दिन पता चल गई थी जब मिस्टर बख्शी ने कंपनी के फंड में से इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया था। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी ईधान तब चुप रहा, क्योंकि ईधान को अच्छे से पता था कि इस बात का फ़ायदा उसे कब और कैसे उठाना है। और आज वो दिन था जिस दिन मिस्टर बख्शी को अपनी गलती के लिए ईधान से ऐसा पनिशमेंट मिलने वाला था जिससे उसकी रूह भी कांप जाने वाली थी। ईधान का मिस्टर बख्शी से बात करने का लहजा इतना ज़्यादा डोमिनेंस और एरोगेंस से भरा था कि मिस्टर बख्शी की हिम्मत नहीं हो रही थी ईधान के सवालों का जवाब देने की। उधर ईरा भले ही उनसे थोड़ी दूर एक ग्लास विंडो के पास अपनी चेयर पर बैठी थी, फिर भी उसे ईधान की गुस्सैल आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ईरा मिस्टर बख्शी की तरफ देखकर मन में बोली, अरे नहीं, ये तो वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले एक लड़की के साथ अजीब अजीब हरकतें करने के साथ साथ किसी को फंसाने और किसी की नज़र में ना आने के बारे में बात कर रहा था। उस वक्त उसकी सारी बातें सुनकर ईरा को पता चल चुका था कि वो इंसान उसी कंपनी को धोखा दे रहा है जिस कंपनी की सैलरी से उसका घर चलता है। दरअसल हुआ ये था कि जब ईरा अपनी पर्सनल असिस्टेंट रूबी के साथ अपना इंटरव्यू क्लियर करके कंपनी में ईधान के आने की भागदौड़ की वजह से एक शांत जगह ढूंढकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए एक कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी, तब उन दोनों ने ही मिस्टर बख्शी और उसकी गर्लफ्रेंड को गिल एंटरटेनमेंट को फाइनेंशियली धोखा देने के बारे में बात करते हुए सुना था। साथ ही उन दोनों को ये भी कहते हुए सुना था कि गिल एंटरटेनमेंट का गॉडफादर ईधान गिल बहुत खतरनाक है, इसलिए उन दोनों को किसी भी हालत में ईधान की नज़र से बचना होगा। और तो और ईरा ने उन दोनों के कुछ इंटीमेट पलों को भी देख लिया था। तब से ही ईरा को मिस्टर बख्शी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ईरा को धोखा देने वाले और फ्रॉड करने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। मिस्टर बख्शी की बातों को याद करते हुए ईरा मिस्टर बख्शी की तरफ देखकर एक एनिमेशन कार्टून कैरेक्टर की तरह एक बहुत ज़्यादा फनी एक्सेंट के साथ बोली, हाँ हाँ हाँ, अब तेरा क्या होगा कालिया, तू तो गयो। ईरा ने ये लाइन्स इतने ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बोली थीं कि सब हैरान रह गए। कुछ पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर सब लोग खिलखिलाकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कोई चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सब अपना पेट पकड़कर हंसे जा रहे थे। ईरा ने वो कुछ लाइन्स इतने मज़ेदार एक्सेंट से बोली थी कि ईधान के बॉडीगार्ड्स, जो कि इमोशन के मामले में चलते फिरते रोबोट से कम नहीं थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सब अपने आप को हंसने से कैसे रोकें। कहीं ना कहीं ईरा की वजह से उन सब की बचपन की यादें ताज़ा हो गई थीं, जब वो सब बेफिक्री से अपना बचपन जिया करते थे। ईधान के बॉडीगार्ड्स को तो छोड़ो, ईरा की बात सुनकर एक पल के लिए ईधान को भी बहुत ज़ोर से हंसी आ गई थी।
उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को खुलकर हंसने से रोक रखा था। और रही बात जैक की, तो वो इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों में पानी तक आ गया। ईधान का उस सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी मिस्टर बख्शी को डांटना, मिस्टर बख्शी का ईधान से डरना और इरा की फनी एनिमेशन वाली कार्टून वॉइस के साथ बोली गई लाइंस उस सिचुएशन के साथ बहुत ही फनी तरह से मैच कर रही थीं। हालांकि सबको इरा की आवाज़ सुनाई दी थी, पर कोई भी ये देख नहीं पाया कि ये लाइंस बोली किसने हैं, क्योंकि सब ईधान से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े थे और उन सब से थोड़ी दूर इरा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। भले ही उसकी मौजूदगी को सबने नज़रअंदाज कर दिया था, पर ईधान के गुस्से की वजह से माहौल इतना ज़्यादा शांत हो गया था कि इरा की आवाज़ ज़्यादा तेज़ न होने के बावजूद भी साफ साफ सुनाई दे गई। जैक अपनी हंसी को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए, थोड़ा बहुत गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए बोला, कौन है जो इतनी सीरियस सिचुएशन में मजाक करके अपनी मौत को बुला रहा है। जैक इस वक्त खुद के बिहेवियर को बहुत सीरियस बनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, जिससे चिढ़कर ईधान उसे एक चेतावनी भरी नज़रों के साथ ऐसे देख रहा था जैसे बोलना चाह रहा हो, अपनी खैर चाहता है तो हंसना बंद कर, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। उधर जैक की बात सुनकर इरा को आखिरकार एहसास हुआ कि उस सीनियर एग्जीक्यूटिव को डांट पड़ते हुए देखकर उसने कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर क्या कर दिया है। उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो अब ईधान से बचने के लिए कहाँ छुपे। ईधान के आसपास बॉडीगार्ड्स और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसे ये जानने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा कि यही वो खतरनाक ईधान गिल है, जिसके बारे में हर कोई आज बात करते नहीं थक रहा था। वहीं जैक की बात सुनकर मोना खुश हो गई। वो वही लड़की थी जो इरा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से इरा से बुरी तरह जले जा रही थी। वो भी इरा की तरह उस बिग बजट फिल्म की वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए इंटरव्यू देने आई थी, पर सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। उसने ये देख लिया था कि इरा ही वो लड़की है जो थोड़ी देर पहले एनिमेशन आवाज़ निकालकर ईधान की बातों के बीच इंटरप्ट कर रही थी। जबकि इरा का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो सब तो एक्साइटमेंट में इरा के मुंह से अचानक निकल गया था। मोना ने ज़्यादा देर ना करते हुए जैक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर, वो लड़की यही है जिसने मिस्टर गिल की बातों के बीच में इंटरप्ट करने की हिम्मत की है। मोना की बात सुनकर इरा ने अपनी आंखें जोर से भींच ली और मन ही मन बोली, अरे नहीं, अब मुझे कौन बचाएगा, मैं तो गई। पहली मुलाकात। मोना की बात सुनकर जैक ने मोना की तरफ देखा तो एक लड़की हद से ज़्यादा छोटी बॉडी हगिंग ड्रेस पहने और चेहरे पर दुनिया भर के मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हुए ईधान को अपनी लस्ट भरी आंखों से देखे जा रही थी। भले ही उसने वो सारी बातें जैक से बोली थीं, पर उसका ध्यान पूरा का पूरा ईधान के ऊपर ही था। वो बस कैसे भी करके ईधान का ध्यान अपनी ओर लाना चाहती थी। पर ईधान तो अपने बॉडीगार्ड्स, जिनका यूरोपियन फाइटिंग स्किल्स और लुक दूर दूर तक बिल्कुल इंडियन फाइटिंग स्टाइल और लुक से मैच नहीं कर रहा था, उनको मिस्टर बख्शी को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस देने में बिजी था। ईधान अपने बॉडीगार्ड्स से बोला, जल्द से जल्द मुझे मिस्टर बख्शी सनबर्न पर चाहिए। ईधान का ऑर्डर मिलते ही ईधान के बॉडीगार्ड्स में से 2 बॉडीगार्ड मिस्टर बख्शी को कुछ बोलने का मौका दिए बिना उसे लेकर ईधान के प्राइवेट आइलैंड जाने के लिए निकल गए, जहां ईधान उसे धोखा देने वाले लोगों और अपने सभी दुश्मनों को बहुत बुरी मौत देता था। उस आइलैंड पर हद से ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ईधान ने उस आइलैंड का नाम सनबर्न आइलैंड रखा था। उस आइलैंड का नॉर्मल टेम्परेचर भी 55 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता था। सहन न कर पाने जैसी गर्मी की वजह से इंसानों का उस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाना नामुमकिन था। पर ईधान और उसके बॉडीगार्ड्स के लिए ये मुश्किल नहीं था। सनबर्न आइलैंड में जाने के लिए जहां ईधान को किसी भी तरह की बॉडी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहीं ईधान के बॉडीगार्ड्स को उस आइलैंड में जाने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए फुली बॉडी कवर्ड टेम्परेचर प्रूफ सूट पहनने पड़ते थे। मिस्टर बख्शी के पकड़े जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सानवी शाह, जो गिल एंटरटेनमेंट की एक मॉडल थी, वो दूर से अपनी नफरत भरी नज़रों से ईधान को देखते हुए बोली, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मिस्टर ईधान गिल। इसका खामियाजा आपको खुद को मुझे सौंप कर ही भुगतना पड़ेगा।
सान्वी ने ईधान को लेकर मन ही मन घिनौना प्लान बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ईधान ने मिस्टर बख्शी के जाने के बाद जैक की तरफ देखा तो वो मोना की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर ईधान को मोना की बोली हुई बात याद आ गई। जब मोना जैक से इरा के बारे में चुगली कर रही थी, तब ईधान का ध्यान अपने बॉडीगार्ड्स पर होने के बावजूद भी वो मोना की कही गई हर बात सुन चुका था। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपने 3-पीस सूट के पैंट पॉकेट में दोनों हाथ डालकर जैक के नेक्स्ट मूव का इंतजार करने लगा। कोई भी ईधान के करीब न आ पाए, इस वजह से ईधान के बॉडीगार्ड्स उसे अभी भी कवर करते हुए खड़े थे। जैक मोना के पास आकर उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी इतनी बुरी ड्रेसिंग सेंस देखकर वो मोना के ओवर मेकअप फेस की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए बोला, तुमको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपनी मंथली सैलरी को इन मेकअप प्रोडक्ट्स को बाय करते हुए ही बर्बाद कर देती होगी। खैर मुझे क्या, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे खर्च करो। जैक की बात सुनकर मोना, जो जैक को अपनी तरफ देखते हुए ये सोचकर खुश हो रही थी कि जैक उसके लुक की तारीफ करेगा, वो जैक की बात सुनकर बुरी तरह एम्बरेस हो गई। वो अपनी एम्बरेसमेंट छुपाने के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इरा की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोली, ही सर छोड़िए ना, मैं आपको बाद में अपनी पूरी सैलरी की डिटेल्स दे दूंगी कि मैं अपनी सैलरी किस चीज़ में और कहाँ खर्च करती हूँ। पर अभी के लिए आपको मुझ पर नहीं बल्कि उस लड़की पर ध्यान देना चाहिए जो थोड़ी देर पहले इस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव का मजाक उड़ाकर इस कंपनी का रूल ब्रेक कर रही थी। मोना की बात सुनकर जैक को वो फनी एनिमेशन वाली आवाज़ याद आ गई। कहीं ना कहीं इरा की प्यारी सी आवाज़ सुनकर जैक पहचान चुका था कि वो फनी कार्टून आवाज़ द मोस्ट टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट इरा मेहरा की ही होगी। उसने अब तक सिर्फ उसकी आवाज़ की बेहतरीन स्किल्स के बारे में सुना था, लेकिन अब उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़की को देखने के लिए जैक को अंदर ही अंदर गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। इसलिए वो मोना की फिंगर के इशारे को फॉलो करते हुए उस ओर बढ़ने लगा। चूंकि जैक लोगों की भीड़ की वजह से वहां से इरा को देख नहीं पा रहा था, जब जैक 10-12 स्टेप्स चलने के बाद इरा के नज़दीक पहुंचा तो इरा को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त इरा किसी डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी छोटी छोटी हथेलियों से अपने क्यूट से चेहरे को छुपाए हुए आंखें बंद करके बैठी हुई थी। इरा का क्यूट सा रबर हेयर बैंड उसे बहुत क्यूट लुक दे रहा था। साथ ही अपनी पिंक फ्रॉक और अपनी स्किन की हल्की गुलाबी रंगत की वजह से वो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह दिख रही थी। इरा को देखकर जैक का मन कर रहा था कि अभी वो इरा को अपने घर लेकर चला जाए और उसको अपने पेरेंट्स से मिलवाकर उसको गोद लेने को बोले, ताकि ये डॉल जैसी बेबी गर्ल उसकी बहन बनकर उसी के साथ हमेशा के लिए रहने लग जाए। इरा की मासूम हरकतें देखकर जैक ने उसको अपनी बहन के रूप में गोद लेने का पूरा मन बना लिया था। जैक यही सब सोच रहा था कि उसका ध्यान इरा की व्हीलचेयर पर गया। इरा को व्हीलचेयर पर देखकर उसके दिल में इरा को लेकर एक भाई वाली प्रोटेक्टिवनेस फीलिंग पनपने लगी। उसको एहसास भी नहीं हुआ कि कब उसने इरा को अपनी बहन मान लिया और कब उसने इरा को हमेशा प्रोटेक्ट करने का मन बना लिया। इरा को देखकर जैक के दिल में जो एहसास पनप रहे थे वो जैक को बहुत प्यारे लग रहे थे। जैक चलकर इरा के पास आया और एक सॉफ्ट आवाज में इरा से बोला, हे नॉटी किटन, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या आपको किसी ने डांटा? आप चाहो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर बता सकती हो। ये बोलकर वो इरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। उधर ईधान को जब अपने सामने जैक नहीं दिखा तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को वहीं रुकने का ऑर्डर देकर जैक जहां था उस तरफ जाने लगा। इधर इरा अभी भी डर के मारे अपने चेहरे से हाथ हटाने को तैयार नहीं थी। वो बहुत डरी हुई थी। जब मोना जैक से इरा की कंपनी के रूल ब्रेक करने के बारे में शिकायत कर रही थी, उसे सुनकर इरा को लग रहा था कि अब उसको इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। वो इस बारे में सोचकर सिसकने लगी। तब तक ईधान भी जैक के पास पहुंच गया। ईधान जैक के पास पहुंचने के बाद अपने सामने का नज़ारा देखकर ठिठक गया। तब जैक बहुत नाजुक और प्यारी सी इरा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो अपनी व्हीलचेयर में अपना चेहरा छुपाते हुए सिसक रही थी।
पर इस वक्त ईधान को ऐसा लग रहा था जैसे जैक उस मासूम सी बच्ची को चुप कराने की जगह और रुला रहा है। ईधान की नज़र अभी बस इरा के ऊपर थी। वो जैक के पास आकर एक रूड वॉइस में बोला, क्या चल रहा है यहाँ? ईधान की रूड वॉइस सुनकर जैक ईधान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, बॉस देखिए ना, मेरी पंपकिन कितना रो रही है। मैंने बहुत कोशिश की पर ये चुप ही नहीं हो रही। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी पंपकिन को किसने रुलाया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जैक की बात सुनकर ईधान उसको अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मुझे तो तेरे आसपास कोई वेजिटेबल नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात, अगर यहाँ तेरी वो सो कॉल्ड पंपकिन है भी, तो वेजिटेबल्स कब से रोने लग गए, जो तेरे शांत करने की कोशिश करने पर भी शांत नहीं हो रहे। ऐसे रोंदू पंपकिन को क्यों लेकर घूम रहा है? फेंक दे उसको। इरा भले ही सिसक रही थी पर वो जैक और ईधान की कन्वर्सेशन भी सुन रही थी। वो ईधान की बात सुनकर अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए बहुत प्यारी आवाज में बोली, प्लीज आप इस पंपकिन को इस कंपनी के बाहर ना फेंको ना। मैं फिर कभी कंपनी का रूल ब्रेक नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मत निकालना। इतना बोलकर वो अपनी आंसू भरी आंखों से जैक को देखते हुए बोली, मुझे पता है, आपने मुझे ही कद्दू कहकर बुलाया है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा छोटू सा भाई भी मुझे ऐसे ही अलग अलग फनी निक नेम से बुलाता रहता है। जैक को इरा की बात सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इरा के बोलने का लहजा इतना प्यारा था कि जैक उसको बोलते हुए बिल्कुल टोकना नहीं चाहता था। वहीं इरा को देखकर ईधान के दिल में कुछ होने लगा था। जब इरा ने ईधान की बात सुनकर अपने चेहरे से हाथ हटाए, ईधान का हाथ उसके हल्के गुलाबी चेहरे और उसकी गुड़िया जैसी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में छलकते हुए आंसुओं को देखकर अपने दिल पर अपने आप चला गया। इरा को देखकर वो अपने दिल में बेख्याली में बोल पड़ा, इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे ये मेरी क्यूट मार्शमैलो है। इसकी बातें कितनी ज़्यादा प्यारी हैं। इस क्यूट गर्ल को देखकर मेरा दिल पहली बार कुछ एहसास महसूस कर रहा है, जिसकी आंखों में सिर्फ बेइंतहा इनोसेंस, प्योरिटी और कुछ अनकहे जज्बात नजर आ रहे हैं, ना कि दूसरी लड़कियों की तरह जिनके टेम्परामेंट में सेल्फिशनेस, ईगो, लालच, डर्टी ट्रिक्स और भी न जाने क्या क्या भरा होता है। जहां इरा जैक और ईधान से उसको कंपनी से ना निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, वहीं मोना को इरा से बहुत जलन हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, जिनसे बात करना तो दूर उनके करीब जाना भी नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए नामुमकिन था। उन दोनों के ही सामने इरा ऐसे खुलकर अपनी बात रख रही थी जैसे इस कंपनी के गॉडफादर और उनके पर्सनल असिस्टेंट उसके फैमिली मेंबर हों। मोना गुस्से में आगे बढ़ी। इससे पहले कि कोई कुछ सोच समझ पाता, वो तेजी से इरा की चेयर के पीछे गई और इरा को चेयर से नीचे गिराने के इंटेंशन से धक्का देते हुए बोली, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस और उनके पर्सनल असिस्टेंट से इस तरह बात करने की जैसे वो कोई तुम्हारे सगे संबंधी हों। मोना के धक्का देने की वजह से इरा के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। प्यार का पहला टच। तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस और उनके पर्सनल असिस्टेंट से इस तरह बात करने की जैसे वो कोई तुम्हारे सगे संबंधी हों। मोना के धक्का देने की वजह से इरा के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। अब आगे। इरा को नीचे गिरते हुए देखकर जैक फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या। वहां पर मौजूद हर कोई हैरान होकर इरा और मोना को देख रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोना कुछ ऐसा भी कर सकती है, जबकि वो अपनी कंपनी में एक वेल मैनर्ड वॉइस आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती थी। इसलिए मोना की कंपनी ने उसको गिल एंटरटेनमेंट के इतने बड़े फिल्म प्रोजेक्ट के लिए रेकमेंड किया था। उसकी कंपनी को पता था, अगर एक बार उनकी कंपनी गिल एंटरटेनमेंट के साथ किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ जाए, तो उनकी कंपनी की शेयर वैल्यू रातों रात आसमान छू सकती है। क्योंकि गिल एंटरटेनमेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो मिट्टी को भी गोल्ड में बदलने की ताकत रखती थी। इसलिए मोना की कंपनी को उससे बहुत उम्मीदें थीं। इससे पहले कि इरा पूरी तरह से नीचे गिरती, ईधान की दोनों स्ट्रॉन्ग बाहों ने इरा को अपने आगोश में ले लिया। उसने इरा को बहुत जेंटली अपनी बाहों में भरकर इरा के चेहरे को खुद के गले में एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह छुपा लिया।
ईरा इतनी नाजुक सी थी कि उसको अच्छे से पकड़ने के लिए ईधान का एक हाथ ही काफी था। वो एक हाथ से ईरा को एक बच्चे की तरह होल्ड करते हुए दूसरे हाथ से ईरा के सिर पर प्यार से थपकी देने लगा, ताकि ईरा अपने डर को ओवरकम कर सके। जब ईरा नीचे गिर रही थी, तब ईधान ने उसकी डरी हुई आंखों को देखकर जान लिया था कि ईरा कितनी डर चुकी है। ईरा को इस तरह से गिरते हुए देखकर ईधान भी अंदर ही अंदर डर गया था कि कहीं ईरा को चोट ना लग जाए। ईधान की बाहों में डर से दुबकी हुई ईरा को ये एहसास तक नहीं था कि ईधान के उसको अपनी बाहों में लेने की वजह से कंपनी में सबको कितना बड़ा झटका लग चुका है। भले ही ईधान ईरा का डर ओवरकम करने के लिए उसको थपकी दे रहा था, पर वो इस बात से अनजान था कि उसके इतने प्यार से थपकी देने की वजह से उसकी बाहों में मौजूद मासूम सी गुड़िया धीरे धीरे नींद में जा चुकी है। ईरा को अपनी गोद में लेकर ईधान को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने किसी कॉटन बॉल को गले लगा रखा हो। इस वक्त ईरा की दोनों नाजुक बाहें ईधान के नेक पर लिपटी हुई थीं और उसके दोनों पैर ईधान की वेस्ट के दोनों तरफ थे। ईधान ने अपने एक हाथ से ईरा के हिप्स को बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह सपोर्ट कर रखा था। अपने खड़ूस दोस्त को किसी को इस हद तक पैम्पर करते हुए देखकर जैक अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वो अपनी अनबिलीवेबल आइज से कभी ईधान को देखता तो कभी उसकी बाहों में मौजूद अपनी पंपकिन को। पर एक मिनट, उसकी पंपकिन कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही थी? जैक ये जानने के लिए ईरा को एकटक देखने लगा। वहीं ईधान ने जब नोटिस किया कि उसका दोस्त और क्राइम पार्टनर उसकी बाहों में मौजूद मासूम सी गुड़िया को घूर रहा है, तो उसके आसपास के माहौल में एक खतरनाक ठंडापन छा गया, जिसे महसूस करके वहां पर मौजूद सारे लोगों के शरीर में एक तेज सिहरन फैल गई। जब जैक को अपने आसपास एक अजीब से ठंडेपन का एहसास हुआ, उसका ध्यान ईरा से हटकर ईधान पर चला गया। क्योंकि हमेशा ईधान के साथ रहने की वजह से जैक इस कोल्ड ऑरा को अच्छे से पहचानता था। जैसे ही जैक की नज़रें ईरा से हटकर ईधान पर गईं, वो हड़बड़ा गया, क्योंकि ईधान इस वक्त उसको ऐसे देख रहा था जैसे जैक ने ईरा को देखकर न जाने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। उधर ईरा की पर्सनल असिस्टेंट रूबी जब ईरा के लिए पानी की बोतल लेकर आ ही रही थी, तब उसे उसकी डार्क क्वीन जेनी की कॉल आ गई। रूबी के कॉल रिसीव करने के बाद जेनी रूबी से ईरा के बारे में सारे अपडेट्स लेने लग गई। जब वो श्योर हो गई कि उसकी बेस्टी सक्सेसफुली इंटरव्यू पास कर चुकी है और ईरा के साथ सब कुछ सही जा रहा है, वो रूबी से बोली, रूबी, मैंने किसी को ईरा को घर ड्रॉप करने के लिए भेज दिया है। इस वक्त मैं एक ट्रैप में फंस चुकी हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ नहीं पहुँची तो इन गैंगस्टर्स के सामने डार्क क्वीन की असलियत आ जाएगी, और मैं ये रिस्क लेने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। आई एम ड्रग्ड रूबी। तुम्हें कैसे भी मुझे यहाँ से निकालने के लिए मेरी लोकेशन पर अभी के अभी आना होगा। इतना बोलकर उसने रूबी को अपनी लोकेशन के साथ कुछ ज़रूरी डिटेल्स देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही जेनी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही रूबी के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया कि ईरा को वापस घर ड्रॉप करने के लिए जेनी ने जिसको भेजा था, वो कंपनी के बाहर पहुंच चुका है। इसलिए अब वो जल्दी से जेनी के पास पहुंचना चाहती थी। रूबी ने अपना मोबाइल अपनी जेब में रखा और पानी की बोतल लेकर ईरा के पास जाने लगी। जब वो वहां पहुंची जहां वो ईरा को बिठा कर गई थी, उसने देखा कि ईरा अभी ईधान के कंधे पर सिर रखकर आराम से सो रही है और ईधान ने उसको अपनी गोद में ले रखा है। रूबी इस वक्त साफ साफ ईरा की बंद आंखों को देख पा रही थी, क्योंकि ईधान ईरा को अपनी गोद में लिए इस वक्त रूबी की तरफ पीठ करके खड़ा था। रूबी ईधान गिल को भला कैसे नहीं पहचानती? आखिर यही तो वो बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल बिजनेस मर्चेंट था जिसकी उसकी डार्क क्वीन जेनी तारीफ करते नहीं थकती थी। उसकी डार्क क्वीन तो ईधान की बहुत बड़ी फैन थी। न जाने कितनी ही बार ईधान चुपके से जेनी की मदद कर चुका था, ये तो खुद जेनी को भी याद नहीं था। इसीलिए जेनी ईधान को एक तरह से अपने गुरु की तरह मानती थी और एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह ईधान की रिस्पेक्ट भी करती थी। वहीं ईधान उसकी मदद इसलिए करता था क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि जेनी एक बहुत बड़े मकसद के लिए अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनी है। एक दिन जेनी पहली बार एक पार्टी में ईधान से मिली थी। जब जेनी को पता चला कि ईधान की आइडेंटिटी और पावर कितनी बड़ी है
और उसकी सेकंड आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है, तब उसने सही वक्त देखकर ईधान को अपने मकसद के बारे में बताकर उसकी मदद मांगी। उसके अगले दिन ईधान जेनी के बारे में सारी जानकारी निकालने के बाद उसकी मदद करने के लिए एग्री हो गया। उसके बाद से ही जैक को हर बार ईधान का ऑर्डर मानकर जेनी की मदद करने जाना पड़ता था। इसके अलावा जेनी को जब भी ईधान के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती, ईधान सीक्रेटली कंप्यूटर्स के थ्रू उसको गाइड कर दिया करता था। लेकिन इन सब में ना तो वो जेनी से घुला मिला और ना ही जेनी से ज़रूरत से ज़्यादा बात की। रूबी के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी कि जेनी किसी भी तरह से ईधान से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये बात अंडरवर्ल्ड में लीक हो जाती कि जेनी का ईधान के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन है, तब जेनी के लिए ही बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती, क्योंकि ईधान का पावर और कनेक्शन इस हद तक था कि बड़े से बड़े कंट्रीज के प्रेसिडेंट से लेकर उनकी आर्मी तक सब सिर्फ ईधान का नाम सुनकर ही कांप जाते थे। और साथ ही कई सारी कंट्रीज ऐसी भी थीं जिनका सीक्रेट किंग ईधान था। इसलिए जेनी के लिए इस वक्त यही अच्छा था कि कोई भी ये ना जान पाए कि जेनी का ईधान के साथ कुछ भी लेना देना है। और ये जेनी की सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट था कि कोई भी ये ना जाने कि ईधान और जेनी ना सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि ईधान ज़रूरत पड़ने पर जेनी को प्रोटेक्ट भी करता है।